नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर आज बड़ी बैठक होगी। सत्ताधारी दल के सभी विधायक शामिल होंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार की भूमिका को लेकर मंथन होगा। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होना है और शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का चुनाव होगा। सदन में विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा की शुरुआत होनी है। सीएम आवास पर आज इसके मद्देनजर बड़ी बैठक होनी है। नवनिर्वाचित सभी विधायकों का शपथ ग्रहण भी होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या जानकारी है? विधानसभा सत्र में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नवनिर्वाचित नई सरकार के साथ इस विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। ये देखिए, कल से विधानसभा का ये सत्र शुरू होना है और आज सीएम आवास पर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसमें जेएमएम के विधायक शामिल होंगे, कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे, आरजेडी के विधायक शामिल होंगे और माले के विधायक शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर आप देखें, जो एक परिपाटी हमेशा से चली आ रही है विधानसभा सत्र से पहले, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर लें या फिर हम विपक्ष की भी बात कर लें, बैठकर उनके विधायक रणनीति बनाते हैं। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं और परिणाम के बाद जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वो सत्र उसको लेकर ही यहाँ पर आज रणनीति बनाई जाएगी। पहले से ये तय है कि पहले 2 दिनों तक जो निर्वाचित विधायक हैं उनकी शपथ दिलाया जाएगा उनको। इसके अलावा चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात कर लें, राज्यपाल के अभिभाषण की बात कर लें, अनुपूरक बजट की बात कर लें, जो सदन में विश्वास मत सरकार को हासिल करना है इसकी बात कर लें, ये सारी चीजें 9 से 12 के बीच होंगी। आज जब यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी दल के विधायक जब पहुंचेंगे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आपस में राय मशवरा किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि सदन में सत्ताधारी दल के विधायकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, मंत्रियों को कितना ज्यादा तैयार होकर आना है, कैसे इस जो सरकार बनी है जनता के बीच एक नई सरकार का क्या मैसेज जाना चाहिए, इसको लेकर यहाँ रणनीति बनाई जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से जो निर्वाचित सदस्य जो पहली बार सदन में आ रहे हैं उनको भी आपको पता होगा कि कई बार उनके लिए ट्रेनिंग भी आयोजित की जाती है, तो ये विधानसभा के द्वारा होता है। लेकिन कुछ जानकारियां जो जरूरी जानकारी है वो जरूर इस बैठक में भी उनको बताई जाएगी। वाकई अविनाश, देखने वाली बात होगी कि इस नई सरकार के साथ, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ जब इस सदन की शुरुआत होगी तो किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। शाम 7 बजे प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से बैठक की जा रही है, तो बीजेपी भी बैठक करेगी होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बैठक की जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी जोर शोर से इस विधानसभा सत्र की तैयारी में जुटा हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, जब सदन जब भी आहूत होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठकें होती हैं और विपक्ष की बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, आंकड़ों के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वो पिछड़ गई बीजेपी की सरकार, या हम ये कहें कि एनडीए की सरकार यहाँ नहीं बन पाई है। लेकिन सदन के अंदर ये कोशिश होगी कि कैसे जो विपक्ष है वो पूरी मजबूती के साथ सदन के अंदर दिखाई दे, जनता के मुद्दों को लेकर, सवालों को लेकर, और सरकार को घेरने की भी एक कोशिश जरूर होगी कि जो सरकार ने जिन वायदों को पूरा करने की बात कहते हुए इस चुनाव में सफलता हासिल की है, उसको लेकर सरकार पर जरूर दबाव बनाया जाएगा। पिछले अगर सरकार ने जो 7 गारंटी की जो बात कही गई थी चुनाव के वक्त में, वो 7 गारंटी कब पूरे होंगे, ये भी सवाल होंगे। इसके साथ साथ जो अभी जो घटनाएं घट रही हैं, जो मौजूदा जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये कोशिश होगी कि कैसे सदन में हम सरकार को घेर सकते हैं। हालांकि बहुत लंबा सत्र तो नहीं चलना है। 9 से 12 मैंने कहा, पहले जो 2 दिन है वो तो शपथ ग्रहण में ही खत्म हो जाएंगे। जो सवाल पूछने की अगर हम बात करें या फिर सदन के बाहर अगर हम विपक्ष के प्रदर्शन की बात करें, उसके लिए वो जरूर
स्वतंत्र हैं और ये देखना होगा कि किस अंदाज में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाती है। और इसी के लिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है जो शाम 7 बजे से शुरू होगी। वाकई अविनाश, ये बैठक भी अपने आप में कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर क्या रणनीति तैयार की जाती है और किस आधार पर विधानसभा सत्र में विपक्ष अपने सवाल को सदन के पटल पर रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज कल से होना है, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया गया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर बीजेपी है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि क्या इस बार भी पिछली बार की ही तरह हाल रहेगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका में रहने का जनादेश मिला है। प्रतिपक्ष का नेता भी चुनना है, यह दायित्व बनता है उनका, परंतु वो चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे या फिर दिल्ली से किसी को थोपा जाएगा, ये तानाशाही पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधायकों से राय लेती है कि नहीं लेती है, कोई योग्य व्यक्ति बनता है या नहीं बनता। चूंकि पिछले बार पूरे 4 वर्षों तक इनको कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला था, चुनाव के वक्त इनको कोई नेता नहीं मिला था, तो अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। समझ उनको नहीं आ पा रहा है कि किन नेता को हम नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सौंपें। क्योंकि जब आदरणीय चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे तो महिमा मंडित उनको भी किया गया था। अब उन्हें बनाए या किसी और व्यक्ति को बनाए, क्योंकि उनके जो अपने थे वो तो चुनाव हार गए। तो हमें यह लगता है कि इस ओफ फोक की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। विशेषाधिकार है, सही समय पे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष की बात कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने 3.5 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी थी, जबकि उनके दल का विलय हो गया था, चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी थी। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और शीघ्र ही केंद्रीय नेतृत्व से राय मशवरा करके विधायकों की बैठक में इस पर निर्णय होगा। पर यह हमारा कॉल है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ कहने का हक नहीं। और बीजेपी का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान 2024 का प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित किया। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश सदस्यता प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सदस्यता अभियान के संयोजक राकेश प्रसाद समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस कार्यशाला का लक्ष्य राज्य भर में कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाना है। पार्टी ने इस बार 50 लाख से ज्यादा नए सदस्य को बनाने का लक्ष्य रखा है। परिणाम स्वाभाविक है, हम सब लोगों ने जितनी अपेक्षा की थी उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, तो थोड़े से मन में मानसिकता होती है। लेकिन मैं कहूँगा कि मानसिकता का कोई कारण नहीं है। आप सबने मेहनत किया, परिश्रम किया। हमें लगता है कि पिछले चुनाव से मैंने जितना भी चुनाव पहले देखा है उससे इस बार के चुनाव में बड़ी ताकत कार्यकर्ता ने भी लगाए और अपने केंद्र के नेताओं ने भी पूरी पार्टी को समर्थन किया। इतनी बड़ी तादाद में हमारे नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के नेता सब आए। राजधानी रांची से इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लें। आजसू की समीक्षा बैठक जारी, पार्टी कार्यालय में हो रही है समीक्षा बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये समीक्षा बैठक की जा रही है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी के संसदीय बोर्ड विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। संदर्भ में जो जीते हैं उसका भी, जो जीत नहीं पाए, रिजल्ट नहीं अनुकूल ले पाए, उनका भी, दोनों का हम मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे। वहीं चाईबासा पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता, टाटा कॉलेज मैदान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों के एसपी मौके पर मौजूद रहे। अभी जो 16 से प्रॉब्लम है हेडक्वार्टर और ऑफिस मोस्टली हम लोग चाईबासा में ही ऑपरेट कर रहे हैं।
अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां सोनारी मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग स्थल पहुंचे विधायक सरयू राय हालात को देखकर अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के और कहा कि जिला प्रशासन और जमशेदपुर अछेस के खिलाफ एनजीटी के निर्देशों की अवमानना का केस दर्ज किया गया है। लोग शुरू 2 साल पहले से अपार्टमेंट के लोग बस्तीवासी मिलकर इस मामला को उठाते रहे हैं और जब हम लोगों ने इस मामला को उठाया तब यहाँ के स्थानीय विधायक एवं मंत्री को काफ़ी परेशानी होती थी। वो इसको निजी विरोध मान लेते थे, जबकि हम लोग हमेशा इसको सामाजिक कार्य मान करके इस कचरा से मुक्ति दिलाने का आग्रह उनसे किया करते थे। है कि मेरा ये फिर से एक सवाल है कि जब 4 करोड़ का टेंडर निकाल दिया गया है, उसमें 2 करोड़ पेड हो गया है, तो अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा है? ये मैं किसको हम लोग बोल सकते हैं? और अभी तो ये बाउंड्री वॉल अगर कर दिए हैं आप, इसमें खाली कचरा रोड पे नहीं आएगा, बट बारिश के दिन आप संभाल नहीं पाएंगे। सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत। हम लोग तो होते हैं, बच्चा लोग की और परेशानी होती है, घर पूरा काला हो जाता है। दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ये लोग बिल्कुल निपुण हो गए हैं इस काम में कि हम ना केवल गलत काम होने देंगे बल्कि खुद भी हम गलत काम करेंगे। ये सरकार, प्रशासन और हमारी नगर पालिकाओं की स्थिति है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? यही रहा तो कौन किसकी सुनेगा? आप किसके यहाँ शिकायत करने जाइएगा? ये तो जंगल राज जैसा हो जाएगा। लौ नगरी जमशेदपुर शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, मगर जमशेदपुर शहर में इन दिनों जमशेदपुर शहर के सबसे पॉश इलाका कहा जाए तो सोनारी के लोगों में अभी डर का माहौल है। आखिर ये क्या कारण है? ये आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर के पूरे शहर का जो कचरा डंपिंग होता है वो जमशेदपुर के मेरीन ड्राइव में, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यही मेरीन ड्राइव में कचरा डंपिंग किया जाता है, जहां जमशेदपुर ही नहीं, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर निगम, तमाम तीनों नगर निगम के क्षेत्र का डंपिंग कचरा जो है वो यहाँ डंप किया जाता है। और इसी कचरे में लगातार कई बार यहाँ आग लगता है और आग लगने से जहरीला जो धुआं है वो पूरे बस्ती एरिया में, सोनारी के कई एरिया में जो है लगभग इस जहरीली गैस का जो है शिकार लगभग 15 से 20 हजार लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और लगातार कई बीमारियां फैलती है। और जब आग लगता है तो लगातार अधिकारी हो या वर्तमान विधायक, वो कई बार यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि इससे साफ किया जाएगा और यहाँ पार्क में इसको तब्दील किया जाएगा, बावजूद अब तक ऐसा कोई कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि 3 दिनों से ये आग आप देख सकते हैं कि किस तरह आग लगी हुई है और ये कचड़ों में आग है और इसका जहरीला गैस जो है वो पूरे बस्ती एरिया में जा रहा है, जिससे जो दमा का पेशेंट हो या बच्चे या बुजुर्ग हो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान विधायक सरयू राय यहाँ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस समस्या को देखकर यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस समस्या से लोगों को कब तक निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर बोकारो के जास से है, जहां जनवरी के आखिर से पेयजल आपूर्ति फेज 2 से 16,000 घरों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। मामले पर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने यह बताया कि फेज 1 में 6,500 घरों को शुद्ध पेयजल मिल रहा। पहले फेज में घरों में पहुंच रहे गंदे पानी की परेशानी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जुटको वाले के द्वारा ये कार्य कराई जा रही है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जनवरी एंड तक हमारे सेकंड फेज भी चालू हो जाएगा। सभी घर में हम लोगों ने फ्री कनेक्शन चालू करवा दिया है, सभी जगह मीटर लगना चालू हो गया है और जल्दी पूरा हम लोग मीटर कनेक्शन करवा दे रहे हैं, मतलब दिसंबर तक इसको फुलफिल करा देंगे। सरकार विकास के लाख दावे क्यों न कर रही, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। हजारीबाग के कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। इचाक प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत डाडी घर के धरधरवा गांव के लोग आज भी विकास के लिए राह देख रहे हैं। चूहे का पानी पीकर जीने को विवश है। यहाँ पर जो समस्या है काफी पुरानी समस्या है और इस समस्या वाकई में जायज है। यहाँ के लोग इसी कुआं के माध्यम से पानी पी रहे हैं। अभी तक हमने इससे विभागीय मद से 3 बोरवेल यहाँ करवाया है और तीनों फेल हो गया, ड्राई निकल गया, जिससे उसका कामयाबी हम लोग को नहीं मिल पाई। और फिर हमने बात की है प्रखंड स्तरीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से और जिला के पदाधिकारी से। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बगल के गाँव में बोरिंग करवा करके यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से
पानी की सप्लाई की जाएगी और हमने भी ये सलाह दिया है, तभी इस गांव की समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार विकास की लाख दावे कर ले, लेकिन कई ऐसे जगह है जहां पर विकास का वादा जो है वो फेल होता नजर आता है। हजारीबाग के अभी हम सुदूरवर्ती गांव में है और इस गांव में जो है लोग पानी के साथ साथ सड़क की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। लेकिन हम अभी विस्तार में जो है इस पानी की समस्या को दिखा रहे हैं। आपको तस्वीर में सीधे दिख रहा होगा कि जो लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो चूहा का पानी निकाल कर घरेलू कार्य के लिए प्रयोग में लाएंगे। महिलाएं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन तक जो है पानी की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई है, आखिर क्या दिक्कत हुआ है, बताएंगे। हम लोग यहाँ मतलब 20 से 25 घर हैं, हंडिया हैं। हम लोग इतना दूर से पानी वहाँ तक लेते हैं। 2 किलोमीटर हम लोग का मतलब माथा पर डिब्बा लेकर के जाना पड़ता है। यही हम लोग का समस्या खराब है। कैसे पानी निकालती हैं? बरसात का भी समय होता होगा। बरसात का समय होता है, उस टाइम मतलब कि पानी बहे लगता है, मतलब कि खेत के पानी आ जाता है। यहाँ पानी जहाँ पीते हैं हम लोग, वहाँ गंदा पानी पीने से बीमारी का भी तो डर बना रहता होगा। तो गंदा पानी पीता कहाँ करे हम लोग, उसी तरह से मतलब एर मतलब दे दे। 30 घर है यहाँ। 30 घर को लोग हम लोग यहाँ ला करके भीड़ जमा करके लड़ झगड़ करके पानी को उठा कर ले जाते हैं। सगरो दुनिया में देख रहे हैं, होलसेलर बैठल है, पानी के पाइप से सबके सुविधा हो रहा है ने, और हम इनके तो कुछ ना। तो इसी तरह हम जिंदगी भर काटते रहे। दिन से आप लोग ये पानी पी रहे हैं? हाँ, हम जब से घुसे हैं तब से। डाडी घाघर पंचायत का यह जो है धरधरवा मोहल्ला है। यहाँ लगभग 25 से 30 घर जो है अल्पसंख्यक परिवार जो है वो निवास करते हैं। मुख्य समस्या भी देखने को जो मिल रही है यहाँ पर पानी की समस्या है। लोग जो है चूहे का पानी जो है पीकर गुजारा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन की नजरें कब इस ओर इनायत होती है और इन सभी को जो है इस पानी की समस्या से जो है वो निजात मिल पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। बढ़ते आगे गोविंदपुर की जाम की समस्या को सांसद ढुल्लू महतो ने सदन में उठाया, जिसके बाद जिला प्रशासन पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ NHI के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने गोविंदपुर क्षेत्र का दौरा कर समस्याओं को गहराई से निरीक्षण किया और समाधान पर भी चर्चा की। बाजार बहुत भारी जाम लगता है अध्यक्ष महोदय। जाम लगने के कारण NH रोड होने के बाद भी वहां दिन भर रोड जाम रहता है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे ये पुल का अति शीघ्र निर्माण कराकर उस जाम को मुक्ति दिलाने का कृपा करें। जाम का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसमें किस तरीके से हम लोग रोड एक्सीडेंट्स, डेथ और जाम को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करी। इसमें 1-2 दिन में हमारी सीनियर ऑफिसर्स की टीम वहाँ पे जाके विजिट करेगी और कुछ जो सोल्यूशन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले वो टीम जाके वहाँ पे सर्वे कर लेगी और वो संतुष्ट होंगे तब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की अनदेखी की तस्वीर बदस्तूर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि रांची में प्रतिदिन करीब 2.5 लाख का ट्रैफिक चालान जनरेट हो रहा है। बावजूद नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में लोग भी जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो करते हैं, वो ट्रैफिक चालान को भी दरकिनार कर रहे हैं। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करते, ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। वहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं ताकि वो चालान जमा करें। अगर चालान जमा नहीं करेंगे तो फिर उनका परमिट, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैंसिलेशन के लिए फिर हम लोग प्रस्ताव जो परिवहन विभाग या फिर हमारा जिला परिवहन अधिकारी होते हैं उनके हम लोग भेजेंगे। अब आपको लोहरदगा लिए चलते हैं, जहां नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड क्षेत्र में सरसों की खेती लहलहा रही है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकार सरसों की खेती को बढ़ावा दे रही। लोहरदगा के कूड़ों में तेल उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया, जिससे किसानों को सरसों की बेहतर कीमत मिल पाएगी। नहीं ले सकते हैं तो तेलहन में ज़्यादा उनको उपज भी मिलेगा, आर्थिक फायदा भी उनको ज़्यादा होगा। इसके लिए हम बीज भी उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। साथ साथ जितनी भी तकनीकी जानकारियां हैं वो उन्हें प्रदान कर रहे हैं। अब आपको गुमला लिए चलते हैं, जहां घाघरा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित जेवर की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। शटर तोड़कर करीब 5 लाख से अधिक के गहने लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक जगदम्बा ज्वेलरी दुकान में
चोरी की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग आए और जो चोरी हुई है उस संबंध में हम लोग भिन्न भिन्न बिंदु पर इसका छानबीन कर रहे हैं और जितने भी अगल बगल के जितने भी CCTV इंस्टॉलेशन है। 5 बजे आसपास मैंने जब अपने दुकान के पास आया तो देखा कि शटर टूटा हुआ है। मैंने जब दुकान के अंदर में घुस के देखा तो लगभग जितने भी सामान थे सारे चोरी करके ले गए। उसमें मोटा मोटी 4.5 लाख रुपये का लगभग मेरा क्षति हुआ है। उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया अभी कि क्या गया है क्या नहीं। अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां जल जंगल जमीन के संरक्षण को लेकर राजस्व ग्राम प्रधान संघ ने नारायणपुर अंचल कार्यालय परिसर में बैठक की और बैठक में सैकड़ों ग्राम प्रधान और उनके सहयोगी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान संगठन को सशक्त और समृद्ध बनाने के साथ पर्यावरण के संरक्षण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। महामंत्री शिवलाल मुर्मू जी से निवेदन करते हैं कि इनको बचाया जाए, सुरक्षित इसको, ताकि हमारा भविष्य में हमारा स्वास्थ्य के लिए हानि ना हो। राजस्व प्रधान इस तरह का नहीं होने देंगे। सड़क पर आ जाएंगे, हम लोग जुलूस करेंगे, हंगामा करेंगे, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। इस तरह का अन्याय नहीं होने दें। पर्यावरण की दोहन नहीं होनी चाहिए। वहीं धनबाद के झालसा के निर्देश पर लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन टीम ने राजगंज थाना क्षेत्र के 4 अनाथ बच्चों का रेस्क्यू कर लिया। इन बच्चों के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वे गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। टीम ने बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चों को सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलवाया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल बच्चों को उनके बुआ के पास रखा गया है। करते हुए जो है ये बच्चों को लाया गया है और इसको जो है स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, फ्यूचर भविष्य सुधारा जाएगा। और यही नालसा और झालसा और जेलेसे का एम है कि बच्चे जो जिस फ्यूचर है हमारे देश के, इसको इधर उधर नहीं जाना है। हम लोग एक टीम गठित किए और वो टीम जाके 4 बच्चों को रेस्क्यू किया है। मैंने 4 बच्चों को यहाँ लेके आया। हमारे जो जिला जज साहब है वीरेंद्र कुमार तिवारी सर, उनसे हमने डायरेक्शन प्राप्त किया और उनके डायरेक्शन पे आज 4 बच्चे हमारे पास आए हैं और DCPU मैडम की सहायता से हम लोग उन लोगों को, अभी 2 बच्चे जो बड़े हैं, 2 बेटी है जो कि बड़ी है, इन लोगों को हम लोग कस्तूरबा विद्यालय में उसका एडमिशन करवा रहे हैं सो दैट कि ये 12th तक आराम से पढ़ पाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।